हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट पर। आज हम देखने वाले हैं, आपके पास पीजीटी पेपर आपके पास देखने को मिला 7 अप्रैल 2024 को। इसका जो है पेपर 2 के अंदर जो बीएड सेक्शन है किस तरह का आपके देखने को मिला, ताकि जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है पीजीटी के हिमाचल प्रदेश में, उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट आपके पास एजुकेशन पेपर 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपके पास सही कंटेंट रहेगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स कमीशन, जीबीटी कमीशन वाले भी अगर आपके पास साइकोलॉजी और फिलोसफी वाला सेक्शन कवर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल आपके पास एक रीडिंग आप देख लेना, तो बेहतर मदद आपको मिल पाएगी समझने में। प्रश्न हम देख लेंगे। जैन मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तरों का उचित क्रम है? आपने एक हायरार्की डिसाइड करनी थी, एक आपके पास पदानुक्रम आपने लगाना था, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये प्रश्न पूछा गया था। सही क्रम में इसको लगाना था कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्वे और आपके पास केवल्य, ये सही क्रम रहेगा जैन धर्म के अनुसार ज्ञान मीमांसा में। तो ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें, जैन धर्म में 5 जो चरण आपके बताए गए हैं वो ये 5 चरण ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लेना, साथ साथ हिंदी में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फिलोसफी जो है इंग्लिश में थोड़ा सा टफ आपके हो जाता है, तो उसके करके हम हिंदी में इसको ज़्यादा देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है। एपिस्टोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ द फिलोसफी विच डील विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज की सीधे तौर पर बात करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी दिया था बिल्कुल आपके पास ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हु सेड द एजुकेशन इज मैन मेकिंग। ये तो एक स्टेटमेंट आपके पास सीधे हैं कि किसने कहा था, शिक्षा मनुष्य निर्माण है। यह वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, शिक्षा का बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो ये तो सीधे आपकी विवेकानंद की स्टेटमेंट है। हालांकि ये स्टेटमेंट इस तरह से नहीं है, ये तोड़ मरोड़ के आपके पास पेश की गई है। और जब हमने टीजीटी आर्ट्स कमीशन के जो मेरे पास स्टूडेंट थे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर या रिकॉर्डेड के अंदर, मैंने फिलोसफी वाले एक आपको पीपीटी मैंने शेयर की है, उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन निकल कर आया। उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है, इसके अलावा स्टेटमेंट जितनी भी है, अरविंदो की है, आपके पास गांधी की है, वो उसमें आपके कवर हो जाएगी। तो जो कमीशन वाले स्टूडेंट है जिनके पास वो पीपीटी है, उनको उसको एक बार जरूर आपने रीड आउट करना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके पास सीधा विवेकानंद आपके पास राइट होगा। तो किसने कहा था? ये विवेकानंद ने आपके कहा था। अगला प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास रहेगा, बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार माया सभी परेशानियों का मूल कारण है। माया की बात नहीं करता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो इच्छा कहते हैं कि इच्छाओं जो है दुख का कारण आपके पास होती हैं, तो यहाँ पर पहला कथन तो आपके सत्य नहीं है। दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है, दुख को उसने कष्टों का मूल कारण आपके माना है। जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है, बिल्कुल सही बात है। सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। बल्कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो है इन सांसारिक जितने हैं उससे बचने की कोशिश करें और आपके जो है ज़िंदगी को प्रकृति के अनुसार आपके पास लेकर चले, प्रकृति में चले जाए, प्रकृति के अनुसार रहना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो इसका आपके पास जो राइट होगा ऑप्शन जो आपके पास डी होगा, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2, 3 और 4 ये आपके पास बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो डी आपके पास दिया था ये आपके पास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन आपके पास 55, आप इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके पास चलेंगे सीधे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण आपके बताता है? तो दर्शन शास्त्र सबसे पुराना अनुशासन है, बिल्कुल गलत बात है। दर्शन शास्त्र सबसे पुराना अनुशासन नहीं बताता या अनुशासन नहीं है। दूसरी हम देख लेंगे, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में मदद करता है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के, देखिए ये वाली स्टेटमेंट अगर आप देखना फिलोसफी वाली, जो मैं आपको कह रहा था कि फिलोसफी की जो मैंने पीपीटी आपको शेयर की है उसमें ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। ये वाली शायद स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार इसको क्रॉस चेक करना, रोस ने कहे थे ये वाले कथन। तो यहाँ से भी आपको फिलोसफी के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। बेशक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट भी है। एक अगर आपके पास कंटेंट है उसके बाद भी अगर आप उसको एक बार गो थ्रू नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान तो होगा। तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश वाले भी देख लीजिए इसको, ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए और हिंदी वाले भी इसको देख लीजिए। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे थे कौन सी थी, सेकंड हमने स्टेटमेंट, थर्ड हमने पढ़ ली थी। फोर्थ हम देख लेंगे, दर्शन भावी शिक्षकों के बेहतर व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। तो अगर हम देखें तो इसमें आपके पास जो है ऑप्शन ए और डी को अगर हम छोड़ दें तो बीच के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपके पास ठीक देखने को मिल रहा है, बी और सी, यानी कि दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे आप देखें, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये किसी ने स्टेटमेंट दी है लेकिन ये बात सही है।
आगे आपके पास है शैक्षिक अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक अवधारणाएं जो है, दार्शनिक विश्लेषण जो आपके पास रहेगा वो तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा। यानी कि ऑप्शन बी, सी और ई आपके पास जो देखने को मिलेंगे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आप इसको लेकर चले। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। Which of the following reflects the stance to be taken by a teacher advocating existentialist education? तो यहाँ पर आपके पास निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? तो यहाँ पर अस्तित्ववादी शिक्षा की जब बात की गई है तो अस्तित्व जो आपके पास बनेगा ये किससे बनेगा? ये मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत से बनेगा। तो ऑप्शन जो बी दिया था यहाँ पर, अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने रुख को जो दर्शा रहा है वो दर्शाता है मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके सही था। गांधीयन व्यू हम देखेंगे एजुकेशन पर। गांधीवादी जो शिक्षा है का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो जब मैंने आपको बीएड सेक्शन के बारे में एनालिसिस करके बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तब भी मैंने कहा था कि गांधी को पढ़ लेना, अरविंदो घोष को पढ़ लेना, विवेकानंद को पढ़ लेना, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ लेना, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जॉन डेवी है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे एजुकेशनल जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी आपके पास फिलोसफर रहे हैं, स्पेशली आपके पास इंडियन एजुकेशन से संबंधी जो है, उनको तो एक बार आपने, जो वेस्टर्न को बेशक आप ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियन को आपने, इंडियन थिंकर जितने भी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जिन्होंने बात की है, जिन्होंने अपने व्यू रखे हैं, उनको एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे जब भी बात की जाए कि गांधी का जो अंतिम उद्देश्य था, एक्चुअल में गांधी का जो अंतिम उद्देश्य क्या था, गांधी जी चाहते थे कि किसी तरह से जीवन में जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। कुटीर उद्योग की बात करते हैं, गांवों में जो आपके पास जो विकास करने की बात करते हैं कि जब गांवों का विकास होगा तो आपके पास शहरों का विकास खुद होता चला जाएगा, जबकि आपके पास अब थोड़ा उल्टा चल रहा है। पहले शहरों का विकास हो रहा, गाँव की ओर विकास अब थोड़ा सा लेट आपके पहुँचने लग रहा है। तो यहाँ पर निश्चय की उन्नति की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो सी था वो बिल्कुल आपके ठीक हो जाएगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो आपके पास, ये कोठारी कमीशन ने ये पहली बार आपके दिया था, पहली बार की अनुशंसा। हालांकि जो आपके पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसमें भी बात की गई है, लेकिन कोठारी कमीशन आपके पास सही रहेगा इसमें। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेंड्स इन स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, या फिर आपके पास हिंदी में इसको एक बार देख लेंगे, कौन कौन से ऐसे कारक है। चलो कोई बात नहीं, हिंदी में आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में कौन कौन से ऐसे आपके पास फैक्टर है जो स्लो डाउन कर रहे हैं एजुकेशन प्रोसेस को इंडिया के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो अगर हम 59 का देखें तो 59 में आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 2, 4, 5 और 6, ये आपके पास जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आपने एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट? प्रिंसिपल डेवलपमेंट के आपके पास कौन कौन सी इसमें से प्रिंसिपल आपके पास नहीं है? तो अगर आप देखिए तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपके पास आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी आपका आता है। जो नहीं आता है प्रिंसिपल ऑफ दी प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, यानी कि विशेष से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर बढ़ने का जो सिद्धांत है, ये विकास के सिद्धांत के अंदर आपके पास इंक्लूड इसको नहीं किया जाता है। तो ये आपके पास है। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो फाइनल आंसर की आपकी नहीं आई है, तो जब भी फाइनल आंसर की आएगी, ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपके पास ऊपर नीचे हो सकता है। आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब अपने बाथ टब में थे। यानी कि ये आर्किमिडीज जो है, एक मानकर चलिए कोई व्यक्ति का नाम है, इसको नाम चेंज करके हम राहुल रख देते हैं, क्योंकि हम मैथ वगैरह में राहुल का नाम ज़्यादा पढ़ते हैं। राहुल को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वो अपने बाथ टब में था। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आता है? इसको कहते हैं कि जब आपको एक समस्या दी जाती है, उस समस्या का आपको समाधान नहीं मिलता है, तो दिमाग उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो ये जो बैकग्राउंड में समस्या के ऊपर जो काम कर रहा है और अचानक से उस समस्या का हल मिल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको इल्यूमिनेशन कहा जाता है। उसने उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी था बिल्कुल आपकी ये सही रहेगा। प्रकार्यवाद के प्रकार्यवाद पढ़ लेना, इसको प्रकार्यवाद मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ, अगर आपने किसने नोट डाउन करना है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ लेना है? एक तो आइडियलिज्म पढ़ लेना, रियलिज्म पढ़ लेना, नेचुरलिज्म पढ़ लेना, प्रैग्मेटिज्म पढ़ लेना। ये 4 कम से कम आप पढ़ लेना। ये कौन कौन इसके जो है आपके पास संबंधित व्यक्ति हैं, या फिर आप कहें कि इसमें कौन कौन से आपके पास ऑब्जेक्ट या एम्स इसके क्या क्या थे।
आइडियलिज्म के क्या थे, रियलिज्म के क्या थे, नेचुरलिज्म के क्या थे, प्रेगमेटिज्म के क्या थे। ये 4 पढ़ लेना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते। अगर आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की ओर जाए तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रकार्यवाद के जो प्रणेता थे वो आपके जो देखने को मिलते हैं विलियम जेम्स। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल ठीक था। विच ऑफ द which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning। डायरेक्ट क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो थ्योरी तो आपको वैसे भी पता होगी अगर आप जो है एचपी टेट की प्रिपरेशन की है या फिर आपके पास कमीशन की ओर जा रहे हो, तो ये वाली तो चीज़ें आपको वैसे ही पता हो, क्योंकि बीएड वाले आपके पास जो हो गए वही पीजीटी का भर सकते हैं। तो बीएड के अंदर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने पढ़ी थी। कंटिन्यूड इन्फोर्समेंट की बात की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, बीएफ स्किनर की आपके पास ये थ्योरी है। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास था और बहुत अच्छी बात है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखा है। अगला प्रश्न आपके पास, अच्छा ये प्रश्न यही है, ये आपके पास इंग्लिश में पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, इन हल रिइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज ए इंटरवेनिंग वेरिएबल। हालांकि साइकोलॉजी थोड़ा सा आसान है इंग्लिश में, फिलोसफी थोड़ा टफ है, तो मैं साइकोलॉजी की इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये समझ आ जाते हैं। तो हल की जो रिइंफोर्समेंट थ्योरी है, तो अगर इसकी हम बात करें, इसमें जो आपके पास जो राइट होगा वो होगा आपके पास एक्सिटेटरी पोटेंशियल। अच्छा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि जो हल है, हल ने दी थी आपके पास ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन होता तो फिर तो आप जा सकते थे, लेकिन ध्यान से प्रश्न पढ़िए, यहाँ पे ड्राइव कंडीशन है, रिडक्शन नहीं है। ड्राइव रिडक्शन हल की है, लेकिन यहाँ पर आपके पास हल रिस्पॉन्ड में थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज ए इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि हल के जो पुनर्बल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस हस्तक्षेपता के चर के रूप में प्रतिपादित किया गया था। तो आपके पास जो यहाँ पर होगा उत्तेजक क्षमता के रूप में इसको जो आपके पास हस्तक्षेप जो आपके पास प्रतिपादित इसको किया गया था। तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपकी ठीक था। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हल की है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पर आपके पास कंडीशन लिखा गया है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना। अगर मैं होता तो शायद मैं भी आपके पास ऑप्शन ए लगाता, जो कि हमने पढ़ा है, जब जितना हमारे माइंड में रहता है, तो मेरे लिए भी ये नया था थोड़ा सा। रोशांकिंग ब्लॉक टेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो कोई इसमें समस्या ही नहीं है। रोशांकिंग ब्लॉक टेस्ट आपके पास पर्सनैलिटी के लिए इसको जो है आपके देखा जाता है। तो इसमें सीधे तौर पर आपके पास जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का, वो आपके पास जो देखने को मिलेगा। इसमें क्या होते हैं 5 ब्लैक एंड वाइट एंड आपके पास 5 मल्टी कलर कार्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये कलर वाला क्वेश्चन, ये तो आसान प्रश्न आपके पास था, जस्ट आपको इसको देखना होता है। वो मैंने आपको बीएड वाला जो मैं सेक्शन करवाया था उसमें मैंने बता दिया था कि ये तो पर्सनैलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी, जो इंटेलिजेंस वाले जितनी थ्योरी है वो आपको जो है बेसिक चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर यानी कि कौन सा एक रक्षा तंत्र आपके पास नहीं है। तो रक्षा तंत्र में आपके पास जो है जो कंपनसेशन आपको मिलता है ये भी आ जाता है, डिफेंस आपका हो जाता है, रिग्रेशन भी आपका आ जाता है, सब्लिमेशन भी आपके पास आ जाता है, एसोसिएशन इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो क्या होगा, ये एसोसिएशन आपके पास होगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल आपके पास सही रहेगा। आगे चलेंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ये तो सभी को आसान प्रश्न आपके पास हैं। इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प, किसके लिए आपके पास ये प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें तो निस्संदेह आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी कि क्या होगा। टू स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें आपके पास ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास सही रहेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया। तो अब बाकी के ऑप्शन को तो वैसे ही छोड़ दीजिए, ये एनसीईआरटी के पास रहता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल सही था, आसान प्रश्न था ये भी। भारत में जो है स्कूली शिक्षा व्यावसायिक विकास के लिए यही आपके पास है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का एक्चुअल में जो टारगेट या फिर एम, इसको ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, टारगेट ना कहकर उसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके पास जो है स्कूल ना छोड़ते, तो कोई भी स्कूल छोड़कर ना जाए, या फिर आपके पास जैसे स्कूल में बच्चे जो है किसी को ब्रेक लग जाता है, ब्रेक के बाद बच्चे वापस आते ही नहीं है, तो इस रेशो को कम करने के लिए ये जीरो रिडक्शन पॉलिसी लेकर आया था सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर जीरो रिडक्शन पॉलिसी जो आपको देखने को मिलती है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास इसका ठीक रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान वाले का, यानी कि शून्य
अस्वीकृति नीति, इसमें ना केवल आपके पास जो रिजेक्शन पॉलिसी यहाँ पर ऐसे भी लेकर चल सकते हैं, किसी में डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन की ओर जो जाने का रास्ता है, यहाँ से आपको ये मिला सर्व शिक्षा अभियान से। किसी के अंदर भी कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, किसको सुनने की दिक्कत है, डिसेबिलिटी में जितनी भी है 21 तरह की जितनी भी आपके पास रहती है, उन सभी में, यानी कि किसी को भी आपके पास एडमिशन देने से मना नहीं करना है, सभी को जो आपके पास समावेशी शिक्षा की ओर लेकर जाना है, ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। ये कब आपके पास इंप्लीमेंट हुआ था, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये सारी चीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना है। अंतिम प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड ए परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर असेसमेंट एंड एक्रीडिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय NAAC। NAAC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें कि कौन कौन सी आपके पास यहाँ पर इसने जो है मान्यता के लिए प्रदर्शन संकेतक के रूप में परिभाषित किया है, किस किस को किया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन बी अनुसंधान नवाचार और विस्तार, ये सही लग रहा है। और फिर आपके पास है शासन नेतृत्व का प्रबंधन, ये भी सही है। और संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथा, यानी कि ऑप्शन जो सी था इसका बिल्कुल आपके पास ठीक होगा, बाकी आपके पास ये गलत है आपके पास। वैसे मुझे लग रहा है कि ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में ए होता तो फिर A B C और E ये आपके पास होना था ओनली। पाठ्यचर्या संबंधी भी आपके पास कहीं ना कहीं ये बात करता है, तो इसमें ऑप्शन ए भी आपके होना था। ऑप्शन अब है नहीं आपके पास, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन है, तो फिर उसके साथ आप जा सकते हैं ऑप्शन सी के साथ, यानी कि बी सी और ये आपके पास इसमें इसके रूप में ये प्रदर्शित आपके करता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए, B.Ed सेक्शन आपके लिए ये था। बाकी के आगे के जितने PGT के होते रहेंगे उसमें B.Ed सेक्शन हम देख लेंगे, 2-3 बार एक बार पेपर हो जाए 2-3, तो उसमें B.Ed सेक्शन किस तरह का देखने को मिला है, उससे आप जो है थोड़ा सा इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास जो 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन तो आपके पास डायरेक्ट थे, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़कर जा सकते हैं, पढ़कर इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके सही होने की संभावना आपके पास सही रहेगी जब आपको पता है कि इसका क्या है। बाकी क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट नहीं थे, वो आपके पास फिलोसफी से थे, और फिलोसफी में भी अंडर स्टेटमेंट, तो इसको कवर करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहेगा कि जो उसका जो फिलोसफी बिल्कुल कवर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 20 मार्क का रहता है, इसमें आपके पास यही है, मैंने पहले भी कहा था 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन तक आपके पास डायरेक्ट रहेंगे, मैंने 5 to 8 कहा था पहले वाली वीडियोज़ के अंदर, तो वही है कि 7 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें भी आपके डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी सभी में तकरीबन आपके पास यही 5 to 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रहेंगे, बाकी तो इनडायरेक्ट आपके देखने को मिलते हैं। बाकी अगले जो आपके पास पेपर हो गया उसको डिस्कस करेंगे जब भी आपके पास नेक्स्ट पेपर आपके PGT का देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।